चलिए हम लोग आज इस मैथ असेंबली को शुरू करते हैं नित्य की तरफ जोरदार तालियों के साथ। आज आपके साथ गणित के इस सदन में जिस विषय के ऊपर चर्चा होने वाली है उस विषय है संख्याएं जो है, यदि उसको हम घर के रूप में कल्पना करें तब वह किस प्रकार के ईंटों से मिलकर के बने होंगे। अर्थात हम संख्याओं के निर्मित इकाइयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, संख्याओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब आपके दिमाग में होगा कि यदि संख्याएं को घर के रूप में हम कल्पना करें तो घर जिस प्रकार एक एक ईंटों से मिलकर के बने हैं तो क्या संख्याएं भी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बने होंगे। मकान की स्थिति में छोटी इकाइयों को तो हम ईंट कह देते हैं, संख्या जिन छोटे इकाइयों से मिलकर के बने होंगे उन्हें क्या कहेंगे। अर्थात आज के इस सदन में हम अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंडन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज क्या चर्चा करने जा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या की बात आती है। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपके साथ आंशिक चर्चा हुई है, इसलिए एक बार पुनः उसको याद को ताजा कर लिया जाए कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या प्रत्येक संख्याओं का निर्मित इकाइयां हैं। प्राइम नंबर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट वन। तो कैसे, जरा देखें। पहले बात है, हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं हैं गुणनखंडों के आधार पर। एक वह संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड है, और एक वह संख्या है जिसके केवल दो ही गुणनखंड है और दोनों भिन्न गुणनखंड है, और एक ऐसी संख्या है जिसके केवल एक ही गुणनखंड है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में आप देखें तो कुछ प्राकृतिक संख्या होंगे जो एक और स्वयं के से ही विभाजित होंगे, और कुछ एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होंगे। तो आज के सदन का चर्चा का विषय है अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंडन। फिर इसके महत्व बताएंगे कि अभाज्य संख्या को संख्या का निर्मित इकाई के रूप में हम कैसे देखते हैं। इसको हम टॉपिक्स दे देते हैं संख्याओं के निर्मित इकाई। हमारा अभाज्य संख्याओं से परिचय संख्याओं के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में होने वाली है। जैसे यह स्कूल आपका है ना, तो यह एक एक ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। अर्थात हम कहेंगे कि यह स्कूल क्या है? ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। तो जितने भी संख्याएं हैं वो किस प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बने हुए हैं?
तो जिस प्रकार की संख्याओं से सभी संख्याएं बनते हैं, वह संख्याएं उनका बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, निर्मित इकाई। जिनसे मिल वह इकाइयां वह एक एक करके जिनसे मिलकर के बना हो, कोई चीज एक एक करके मिलकर के बना हो, तो जिन एक एक से मिलकर के बना हो वह एक एक उसका निर्मित इकाई कहलाते हैं। जैसे शरीर हमारा एक एक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो कहेंगे कि शरीर का निर्मित इकाई क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक कोशिका है। मकान एक एक ईंटों से मिलकर बना हुआ है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंट है। तो हर पदार्थ जो है सो परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक के मतलब जिनसे मिलकर के कोई चीज बनना शुरू होता है। तो आभास संख्या दो प्रकार की संख्या। तो इस बात को समझने के लिए मुझे बताएं कि वह कौन संख्या है जिससे संसार की सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है? एक। तो एक को छोड़ करके हमारे पास दो प्रकार के प्राकृतिक संख्याएं होंगे। डिवीजन के रूप में एक को ना ले तो हमारे पास दो प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं होंगे। एक होंगे हेलो, एक हेलो, चलो एक को हम हटाते हैं तो अप्राकृतिक संख्या लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप हेलो, तो प्राकृतिक संख्या एक से तो संसार की सभी संख्याएं विभाजित होती है, इसलिए एक को छोड़ दो। अब देखना है कि एक को छोड़ करके बाकी जितने भी संख्याएं हैं वह दो प्रकार के मिलेंगे। एक ऐसी संख्याएं होंगे जो अपने आप के सिवा किसी अन्य से विभाजित नहीं होंगे, और एक ऐसी संख्या होंगे जो अपने आप के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित होंगे। लेकिन एक को बाहर में निकाल दिया। तो यहां पर आपको डिवीजन को बताना है, गुणनखंड को बताना है। दो जो है किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? लेकिन एक की बात नहीं करनी है, किससे होगा? दो सिर्फ स्वयं से विभाजित है। तीन के बारे में क्या कहना है? चार के बारे में? चार जो है स्वयं के अतिरिक्त भी एक और संख्या है दो जिससे विभाजित है। 5 6 3 और 6। चलिए अब इसमें आओ, एक को मैं बाहर निकाल दिया हूं प्राकृतिक संख्या से, तो 2 से लेकर लगातार 17 तक लिखा हूं। तो इसमें कौन संख्या है जो स्वयं से डिवाइड होता है और कौन संख्या है जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी डिवाइड होता है? चलो उसमें क्रॉस लगाओ। आओ क्रॉस लगाना है सिर्फ। जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य से डिवाइड होता है उसमें क्रॉस लगा दो। जो स्वयं से डिवाइड होता है और किसी से नहीं डिवाइड होता है। हाँ, जैसे 9 स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से डिवाइड होता है, इसमें क्रॉस लगा दो। चलिए, तो यहां पर जिन संख्याओं पर क्रॉस लगाया गया है वह संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होते हैं, और जिन पर क्रॉस नहीं लगाया गया है वो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड नहीं होते हैं। इसमें एक को मैं बाहर निकाल दिया हूं।
एक तो सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए कि हम चर्चा नहीं करेंगे एक को छोड़कर। तो ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक को छोड़ करके वह सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड होती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी डिवाइड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं को वर्गीकरण हमने भाज्य और अभाज्य के रूप में किया। देखा जाए तो यह वह संख्या जो एक और स्वयं से डिवाइड होता है, इन संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या का बहुत ही महत्व है। नंबर थ्योरी में अभाज्य संख्या का बहुत महत्व है। साइंस में, कंप्यूटर में और बहुत सारे जगहों पर अभाज्य संख्या का बहुत ही महत्व है। इसलिए मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में आपको विस्तार से आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। तो हमारे पास दो प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, यदि एक को हटा दे तो एक प्राकृतिक संख्या स्वयं से सिर्फ विभाजित होती है और एक प्राकृतिक संख्या स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य से विभाजित होती है। तो हमारे पास तीन प्रकार के प्राकृतिक संख्याएं मिले। पहला एक है ऐसा प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं से विभाजित होती है। उसके बाद प्राकृतिक अर्थात उसके एक ही गुणनखंड होंगे। एक प्राकृतिक संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड है और एक प्राकृतिक संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड है। तो वह प्राकृतिक संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, उसे क्या कहेंगे? कौन संख्या? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है। अब देखिए दो का आप गुणनखंडन करेंगे तो कौन वैसी दो संख्याएं होंगे जिसके गुणनफल दो के बराबर होंगे? वैसे भी समझे, दो वस्तुओं को अगर कतारबद्ध हम रखें और प्रत्येक कतार में वस्तुओं की संख्या समान हो तो दो ही संभावना है। अगर एक एक का बनाएंगे तो दो कतार बनेगी और दो का बनाएंगे तो एक कतार बनेगी, है ना? तीन का चार का एक और नहीं, चार का गुणनखंडन करो। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और कोई हो सकता है संभावना? देखिए यहाँ पर गुना के चिन्ह पर जो दोनों संख्या है एक और चार, जिसमें एक को दोनों भाज्य मानते हैं ना, लेकिन दूसरा गुणनखंड चार क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? लेकिन दूसरा गुणनखंडन में देखें दोनों गुणनखंड जो है दो, वो कौन संख्या है? तो हम कहेंगे चार का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन किया गया। तो चार का कैसा गुणनखंडन है? अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन मतलब गुणा के चिन्ह पर जो प्रत्येक संख्या प्राप्त हो वो अभाज्य संख्या हो जाए। एक को कंसिडर नहीं किया जाता है, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। हम सिर्फ भाज्य और अभाज्य की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक दोनों के बाहर है। पांच का एक गुने पांच, पांच गुने एक, क्या दूसरी रूप से व्यवस्थित इस तरह से कतारबद्ध तरीकों में अगर अरेंज करना हो तो दूसरी संभावना है? नहीं। छह का एक गुने छह, तीन गुने दो, नो प्रॉब्लम। गुना में ऑर्डर को चेंज करने के बाद रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसी को बोलते हैं क्रम भिन्न नियम। मेरा कहने का मतलब यह है कि 6 का यहाँ पर भी गुणनखंडन है और 6 का यहाँ पर भी गुणनखंडन है, लेकिन यहाँ पर
गुना के चिन्ह पर जो प्रत्येक गुणन संख्या जिसको हम गुणनखंडन कहते हैं, जिसको डिवीजन भी कहते हैं, भाजक भी कहते हैं, वह सब क्या है? भाज्य है कि अभाज्य है? तब वहां पर उस गुणनखंडन को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंडन। समझ रहे ना? चलिए अब मुझे बताइए 12 देखो 12 का हम गुणनखंडन करें, मतलब दो संख्याओं के बारे में विचार करें या दो से अधिक संख्याओं के बारे में विचार करें जिसका गुना करने के बाद हमें 12 प्राप्त हो। चलिए 12 का गुणनखंडन किया, 2 गुणे 6, 6 को भी तो गुणनखंडन किया जा सकता है, 2 गुणे 3। अब इस 2 गुणे 6 को आगे गुणनखंडन करते जाओगे तो क्या अब आगे संभव है? अब 2 को लिखेंगे 1 गुणे 2, इस 2 को भी 1 गुणे 2, लेकिन 1 का विचार नहीं करना है। तो क्या अब 6 को और आगे गुणनखंडित किया जा सकता है? तो 12 का जब हमने गुणनखंडन करना शुरू किया तो यहाँ प्रत्येक गुणनखंडन के रूप में, प्रत्येक गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त होता है? अभाज्य। तो जब किसी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए तो वैसे गुणनखंडन को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंडन। बस में ना? तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन से बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले हम लोग समझे किसी संख्या का अभाज्य संख्या तो समझ सके, तो किसी संख्या को हम गुणनखंड करते जाए और तब तक गुणनखंड करते जाए जब तक प्रत्येक गुणनखंड के रूप में हमें अभाज्य संख्या मिल जाए। जब भी प्रत्येक गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या मिल जाता है उसके बाद हम आगे गुणनखंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक को गुणनखंड के रूप में स्वीकार नहीं करना है, वह सबके लिए है। तो जो सबके लिए है उसे क्या मालूम करना है? मालूम उसको करना है जो सबके लिए नहीं हो, खास के लिए हो। चलिए तो अभाज्य गुणनखंडन, तो अभाज्य गुणनखंडन की बात समझने के पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए हैं। अभाज्य संख्या के किसे कहेंगे? वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। और कौन कौन? एक हो और दूसरा 6। आपको यहां पर मैं रियलाइज कराऊंगा, कोई भी संख्या जो होगा या तो वो अभाज्य संख्या होगा या तो अभाज्य संख्याओं को गुना करने से प्राप्त होगा। अर्थात प्रत्येक संख्या में को गुणनखंड करने के बाद हमें अभाज्य संख्या मिलेगा और यह पता चलेगा कि सभी अभाज्य संख्याओं को 1 या 1 से अधिक करके गुना करके बाकी अन्य संख्या प्राप्त की गई है। इस कारण अभाज्य संख्या को संख्याओं का निर्मित इकाई भी कहते हैं। अब देखो जरा 2, 1 को शामिल नहीं करना है। 2, 3 इसका गुणनखंडन करेंगे तो 1 को नहीं दिखाना है, तो हम 2 ही लिखेंगे। 3 के लिए क्या लिखेंगे? 3। 1 को नहीं दिखाना है। 4 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 4। 5 क्या लिखेंगे? 5। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 7। 7 8 2 गुणे 2 गुणे 9 3 गुणे 3 10 2 गुणे 5। तो क्या देख रहे हो? इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन 12 करोगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। यहां पर यह देखना है कि जितने भी हमारा प्राकृतिक संख्या है या तो वह एक अभाज्य गुणनखंड या एक अभाज्य गुणनखंड, जितने भी प्राकृतिक संख्या है या तो वो अभाज्य संख्या है या तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है। जितने भी प्राकृतिक संख्याओं क्या है? या तो अभाज्य संख्या है या तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है।
मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को यह आभास संख्याओं से मिलकर के बना है। अब आभास संख्याओं के बीच में गुना किसी क्रिया करके मिलकर बना है। तो हमने क्या देखा, आप 13 को भी देख सकते हो, एक को नहीं लिया गया है ना, एक को मैं छुपा लिया, एक को हमेशा छुपा लेना ना, 13। तो 13 जो है संख्या जो है उस एक ही इकाइयां से मिलकर बना हुआ एक आभास संख्या 13, लेकिन वहीं पर 14 या 2 और 7 दो आभास संख्याओं से गुना करके प्राप्त की जाती है। देख रहे हो ना? तो यहां पर क्या देखा कि जितने एक को छोड़ करके जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, या तो वो आभास संख्या है या तो आभास संख्या के गुणनफल है। ओके, तो यहां से हमने क्या देखा, यहां पर प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड की नजरों से देखें, एक को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड की नजरों से देखें तो दो ही प्रकार की प्राकृतिक संख्या है। एक को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्या या तो आभास संख्या कोई ना कोई, या तो आभास संख्याओं के गुणनफल है। एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या दो वर्गों में, या तो कोई न कोई क्या है अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो एक को छोड़ करके जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनको जब हम गुणनखंडन के चश्मे से देखा, डिवीजन के चश्मे से देखा, फैक्टराइजन के चश्मे से देखा, तो हमें दो ही प्रकार की प्राकृतिक संख्या मिल रही है। या तो प्राकृतिक संख्या कोई ना कोई आभास संख्या होंगे, मतलब वह स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी डिवाइड नहीं होता होगा, या तो प्राकृतिक संख्या होंगे जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी डिवाइड होता होगा। तो यहां पर क्या देखा, प्राकृतिक संख्या दो ही प्रकार के हैं, या तो प्राकृतिक संख्या कोई ना कोई अभाज्य संख्या है, या तो प्राकृतिक संख्या अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या किन आभास संख्याओं का, किन किन आभास संख्याओं का गुणनफल है, इसी को पता करना आभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो हमारे पास कौन वह प्राकृतिक संख्या है जो केवल आभास संख्या है? 5 उदाहरण दो। गिव 5 नेचुरल नंबर which are prime excluding 1. Who can write 5 natural number who are primes? आओ write down. हम तो 5 बोले थे, तुम 5 लिख दिया। चलो, एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे हैं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। तो क्या इतना ही ऐसे संख्याएं होंगे स्वयं से डिवाइड होने वाले इनफाइनाइट नंबर से? उसकी हम आगे जांच करेंगे। अब यहां पर ऐसी प्राकृतिक संख्या को लिखना है, राइट डाउन those 5 natural numbers which are the product of some prime numbers. यहां पर हमें वैसे प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जो 2 या 2 से अधिक कोई ना कोई आभास संख्याओं का वह गुणनफल होगा। कौन लिखेगा? आ जाओ, लिखो। कोई आ जाओ, आ जाओ। जो आ जाएगा तो पहले आ जाएगा वही लिखेगा।
वेरी फाइन। तो हमारे पास दो प्रकार के प्राकृतिक संख्या है गुणनखंडन के दृष्टि से, आभास संख्याओं के दृष्टि से। एक ऐसे प्राकृतिक संख्या है जो कोई ना कोई आभास संख्या मतलब किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, और दूसरा ऐसा प्राकृतिक संख्या है जो किसी से ना डिवाइड होने वाले जैसे संख्याओं का वह क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। अर्थात आभास संख्या है या आभास संख्याओं के गुणनफल है। ओके, तो जो संख्या है आभास संख्याओं के गुणनफल होते हैं, इन संख्याओं का कौन सा संख्या कहते हैं? जो संख्या है आभास संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त होते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वेरी फाइन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। समझ गए ना? चलिए, तो यहां पर क्या देखा कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वह किनसे मिलकर के बने हुए होते हैं? अभाज्य संख्याओं से। या तो वो आभास संख्या होते हैं या आभास संख्याओं को आपस में गुणा करके वह बन जाते हैं। या तो आभास संख्या होते हैं या तो आभास संख्याओं के गुणनफल होते हैं। तो अब यहां पर मैं फिर पूछूंगा, तो यहां पर प्राकृतिक संख्या किन संख्याओं से बनता हुआ आप इन उदाहरणों में देख रहे हो? सर, एक को छोड़कर के सभी प्राकृतिक संख्या किन से मिलकर के बने होते हैं? क्या देखा? अभी मैं समझाया ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं किस विशेष प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बने होते हैं? ठीक, आभास ना। सभी प्राकृतिक संख्या किससे मिलकर बने होते हैं? आभास प्राकृतिक संख्या का ही एक विशेष प्रकार है जिसके प्राकृतिक संख्या को तीन वर्गों में बांटा गया। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो वन को हटा दो तो बाकी तो या तो प्राइम हो गया तो कंपोजिट होगा। तो मैं कह रहा हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या किस प्रकार की संख्याओं से गुणनफल के रूप में प्राप्त होता हुआ देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या या आभास संख्या से गुणा करके प्राप्त करने के रूप में देखते हैं, इस कारण आभास संख्या प्राकृतिक संख्याओं का क्या हुआ? निर्मित इकाई। Why we call prime number as the building block of numbers? क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार मकान को ईंटों से मिलकर के बना हुआ देख रहे हैं, वहीं यहाँ पर सभी कंपोजिट नंबर को या सभी नेचुरल नंबर को वह प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का गुणनफल के रूप से देख रहे हैं। ओके, समझ आ गया ना? अब मुझे बताना है, को बताओ 20 किन प्राइम नंबर को गुना करके प्राप्त किया गया है? 20 is obtained multiplied by which prime numbers? 2 और 10 को किन प्राइम नंबर को उसमें 2 या 2 से अधिक किन प्राइम नंबर को गुना करने के बाद चाहे जितना भी हो सके, वह 1 प्राइम 2 प्राइम एक प्रकार के एक ही प्राइम, अलग अलग प्रकार के 5 प्राइम कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताना है कि 20 किन प्राइम नंबर को गुना करने के बाद प्राप्त होता है? 2 गुने 5। राइट डाउन। चलो इसी सवाल को देख लिया ना? अब मैं पूछा 20 किन आभास संख्याओं को गुना करने के बाद प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे कि संख्या जो 20 है वो 3 प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक प्रकार के 2 प्राइम नंबर है
यहाँ पर 2 प्राइम नंबर 2 बार आया है, तो 2 प्राइम नंबर उसमें 2 बार आया है और 1 प्राइम नंबर 5 आया, तीनों का आपस में गुना करके 20 प्राप्त किया है। बस करो ना, तो 20 की प्राइम नंबर को आपस में गुना करके प्राप्त किया गया है। तो बोला कि 2 और 5 अर्थात 2 गुने 2 गुने 5 करेंगे, तीनों को गुना करेंगे 20 के बराबर हो जाएगा। तो 20 का और 20 को राइट हैंड साइड में जिस रूप में दिखाया गया है उसको गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। वहां पर 20 को राइट हैंड साइड में प्राइम फैक्टराइज किया गया है। ओके, अब मुझे बताओ 26 किस प्राइम नंबर को आपस में गुना करके प्राप्त किया जाता है? कोई बतावे, कौन लिखेगा? तेईस बताओ, तुम तो है ही हो। कोई और? 26 को किन 2 प्राइम नंबर को गुना करके प्राप्त किया जाता है? सोचो, छोटी छोटी संख्या है, कौन बताएगा? चलो लिखो। तो 26 जो है 2 प्राइम नंबर से मिलकर बना है, और 26 को बनाने के लिए 2 प्राइम नंबर को आपस में क्या करना पड़ता है? तो 26 बन जाता है। यहाँ पर 2 प्राइम नंबर के बीच गुना की क्रिया करके हम जो संख्या बनाते हैं वो प्राप्त होता है 26। तो हम कहेंगे कि 26 के 2 प्राइम नंबर बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में है। इन दोनों गुना करो, फिर इसके आगे जो प्राइम नंबर है वो किसी से आगे डिवाइड नहीं होता है। इससे ये भी पता चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद कि 26 जो है वो 2 प्राइम नंबर 13 और 2 है जिनसे डिवाइड होता है। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के संगत 2 डिवीजन फैक्ट। अब मुझे बताओ 27 किन किन प्राइम नंबर को आपस में गुना करके प्राप्त किया जाता है? कौन बताएगा? चलो आओ बताओ, तुम भी बताएगी, चलो आप बताओ। चलो, तो किन किन प्राइम नंबर को गुना करके तुमने 27 प्राप्त किया? तो क्या यह 9 प्राइम नंबर है? नहीं सर। कौन सा नंबर है? क्या 9 सिर्फ 9 से ही विभाजित होता है कि कोई और अन्य संख्या है? गलत की है ना? मैं पूछ रहा हूं कि किन किन प्राइम नंबर को, उसमें 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो किन किन अभाज्य संख्याओं को गुना करें? उसमें कोई अभाज्य संख्या एक बार भी आ सकता है, अनेकों बार भी आ सकता है, उससे कोई शर्त नहीं है। गलती की है ना? सुधार सकती हो, अगर नहीं तो अपने स्थान पर जाओ। कौन सुधारेगा इसको? बाकी कोई नहीं है। चलो सुधारो, जाओ बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं कि सटीक 27 किन किन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा। तो 27 जो है अभाज्य संख्या 3 को 3 बार गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 27। तो 27 का यह क्या है? अभाज्य गुणनखंडन किया गया है। चलिए दूसरे तरीका से गुणनखंड वृक्ष की चर्चा करेंगे। आज मौखिक रूप से इसकी ओर आई। चलिए मुझे बताइए कि 100 किन किन अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना करके प्राप्त किया जाता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो, बताएगा? आओ, कौन कौन बताएगा? मुश्किल होता जा रहा है ना। इस समस्या का समाधान है गुणनखंडन वृक्ष। चलिए गुणनखंडन वृक्ष के द्वारा आप इसको समझने का प्रयास करें। थोड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए यहां पर आप कोई भी 2 संख्या के बारे में विचार करें जिसका गुणनफल 100 हो। क्या क्या होगा? बोलो बोलो। 50 गुने 2। अब खुद से
कि यह दोनों गुणनखंडों में कौन गुणनखंड है जो भाज्य गुणनखंड है और कौन गुणनखंड अभाज्य है। या दोनों है, ये दो है। अब इसको यही छोड़ दो। अब इसका भी दो संख्याओं के बारे में विचार करो जिसका गुणा करने के बाद 50 आता है। यहाँ पर 25 लिख दो और यहाँ पर 2 लिख दो। अब यहाँ पर देखो 25 और दोनों में दोनों अभाज्य है कि कोई अभाज्य कोई भाज्य है। कौन अभाज्य कौन भाज्य है? दो अभाज्य 25 भाज्य। तो 25 भाज्य है तो फिर उसको आगे ब्रांच निकलेगा। अब यहाँ पर भी दो संख्याओं के बारे में विचार करो जिसका गुना 25 हो जाता है, लेकिन एक के बारे में नहीं कहीं सोचना है। अब देखो यहाँ पर इनको सामने में यहाँ पर लिख दो 2, इनको भी सामने क्या लिख दो 2। अब इन संख्याओं के बीच में आप गुना का चिन्ह लगा दो। 5 गुने 5 गुने 2। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो जाता है कि नहीं। तो 50 का यहाँ पर क्या किया गया? अभाज्य गुणनखंडन। अब इस अभाज्य गुणनखंडन में जो गुणनखंड प्राप्त हुआ क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अर्थात 50 इन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जाता है। यानी 50 को अगर बिल्डिंग होगा तो 5 साइज होगा ईटा 2 को लगा है और 2 साइज होगा क्या ईटा लगा है? 2 को लगा। इस रूप में कल्पना करना है। आप समझ गए ना? फिर मैं एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पर टास्क है कि 120 का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। अर्थात 120 किन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जाता है उसको पता करना है। इस समस्या के हल के लिए आप गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? बनाना शुरू करें, बोलो। तुम बनाएगा? तुम बनाएगा? आओ। यहाँ पर इसका बीज है और एक गुणनखंडन वृक्ष उल्टा है, नीचे में ब्रांच है और वृक्ष जो है आकाश की ओर बढ़ता है। इसका जो वृक्ष है वो धरती की ओर बढ़ता है। चलो वेरी फाइन। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सी संख्या है? 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। इसलिए उसमें से ब्रांच नहीं निकलेगा। जो अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगा वहां से कोई शाखाएं नहीं निकलेगी। चलो बहुत अच्छा। अब लिख दो सामने। यहाँ पर यहाँ शुरू करना ना। चलो 120 बराबर 120 को सामने लिखोगे ना कि और 120 इन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जाता है। तो उसके राइट हैंड साइड में उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। अब क्या लिखोगे? इधर क्या डालोगे? बराबर तो 120 सही है। सही है। तो यहाँ पर 120 किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना है? 5 कौन अभाज्य संख्या से मिलकर बना? कितनी बार आया उसे मतलब नहीं है। कौन? 5 3 2 है ना। अब 5 कितनी बार आया गुना में? 3 कितनी बार आया है? और 2। तो इन प्राइम नंबर को आपस में गुना करते हैं। इतना प्राइम नंबर को आपस में गुना करते हैं तो हमें
क्या प्राप्त होता है? 120। समझ गए ना? अब चलिए, तो इसी सवाल को मैं पूछ रहा हूं, फिर से आप जाइए। एक लास्ट सवाल होगा। लास्ट सवाल में आपको इसे हम कंसेप्ट की जो बात आएगी वो अंतिम में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि यह जो आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से क्या तथ्य निकल करके आ रहा है। और यहाँ तथ्य लादा नहीं जाता है, बल्कि आपकी अंतर्ज्ञान उस स्वयं तथ्य को अनुभूत करे, रियलाइज करे उस फैक्ट को। चलिए, अब मेरा सवाल है 125 किस अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होता है? 125 किस अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होता है? क्वेश्चन सुनना। यह 125 एक संख्या का एक मकान है और वह किन निर्मित इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है, और वह कितने ईंटों से मिलकर बना हुआ है, और अलग अलग प्रकार के कितने ईंटें हैं। यहाँ पर ईंट को अभाज्य संख्या से कंपेयर करना है। तो कौन इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? यस, और कोई है? और कोई बता सकता है? 125 किन अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना करके प्राप्त किया था? क्वेश्चन यही है। कौन बताएगा? तुम ही बताओगे? और कोई? आप लोग में से आप बताओगे? नहीं बताओगे? चलो, तो इन बातों को पता करने के लिए गुणनखंड वृक्ष का सहारा लेना होगा ना। बगैर गुणनखंड वृक्ष के सहारा लिए हुए कैसे बता सकते हो? तो चलो चलो मेरा प्रश्न का उत्तर दो। 125 किन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जाता है? 125 किन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जाता है? कितनी बार? यस, यानी 125 अभाज्य संख्या 5 से मिलकर बना हुआ है, और 5 को जब 3 बार गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 125। छोटी संख्या मैं दे रहा हूं। कौन बताएगा? 75 किन अभाज्य संख्याओं से गुना करके प्राप्त किया जाता है? कौन बताएगा? तुम बताओगे? कौन बताएगा? तुम बताओगे? चलो, तो 75 किन अभाज्य संख्याओं को गुना करके प्राप्त किया जाता है? 3, 5, 5। अब मुझे बताओ कि अभाज्य संख्या को ऐसे 75 को राइट हैंड साइड में किस रूप में लिखा गया है? अभाज्य 75 का यहाँ पर क्या किया गया है? अभाज्य गुणनखंडन, यानी किसी संख्या का ऐसा गुणनखंडन जब प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो गया। तो आज के इस सदन में, सदन के समाप्ति के पूर्व जो सदन में जो चर्चा हुई है
उसका सार क्या है, समरी क्या है, उसको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं आपसे पूछ करके। चलिए बैठिए। इन सारे जो बात आपके साथ हुई उसमें जो सारांश रूप में हमने क्या समझा, तो गुणनखंडों के आधार पर प्राकृतिक संख्या को 3 वर्गों में बांटा। आप लोग लिखते जाना। गुणनखंड के आधार पर प्राकृतिक संख्या को 3 वर्गों में बांटा। पहला, जिसके केवल एक ही गुणनखंड हो। तो वह कौन प्राकृतिक संख्या है जिसके केवल एक ही गुणनखंड है? दूसरा, जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड क्या हो, भिन्न हो, जिसमें एक हो और दूसरा स्वयं संख्या हो। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और दूसरा स्वयं। समझ रहे हो ना? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक या एक, मतलब पहला एक हो और दूसरा स्वयं। जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसके केवल 2 गुणनखंड, उसका क्या नाम दे दिया हम लोग? हिंदी में बोलेंगे अभाज्य। यहां पर लिख देता हूं। तीसरा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके जैसे 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। वाली बात ये समझा? यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण गुणनखंड के आधार पर 3 वर्गों में किया गया। तो एक जो है जिसके केवल एक गुणनखंड है, उसे ना हम भाज्य कहेंगे और ना, क्योंकि भाज्य होने के लिए भी 2 गुणनखंड हो और दोनों भिन्न होना चाहिए। अभाज्य होने के लिए 2 से अधिक होना चाहिए। एक इस शर्त को पूरा नहीं करता है, इसलिए एक को अब अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता। बहुत पहले कहा जाता था, लेकिन अब एक को अभाज्य संख्या के समूह से बाहर निकाल दिया गया है। तो एक को हटा दे तो हमारा शेष प्राकृतिक संख्या है 2 ही प्रकार के होंगे, जिसके 2 गुणनखंड होंगे, जिसके 2 से अधिक होंगे।
दो ही प्रकार के अंग या तो स्वयं से डिवाइड होता होगा या स्वयं के अतिरिक्त अंग से भी डिवाइड होता होगा। ये बात समझ गए? फिर क्या समझे कि एक को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्या को या तो अभाज्य संख्या के रूप में देखते हैं या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में देखते हैं। जो मिटा दो ऊपर में मिटा देता हूं। चौथा क्या समझा कि एक को छोड़ करके सभी प्राकृतिक संख्याएं या तो अभाज्य संख्या है या तो अभाज्य संख्या का गुणनफल है। एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या या तो अभाज्य है या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। क्या ये देखा? या तो एक को छोड़ के सभी नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर है या तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ये देखा? चलिए, तो इससे क्या पता चला कि हम अभाज्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के निर्मित इकाई के रूप में देखते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि हम प्राकृतिक संख्याओं को सभी प्राकृतिक संख्याओं को निर्मित सभी अभाज्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के निर्मित इकाई के रूप में देखते हैं। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य संख्याओं से गुना के रूप में मिलकर के उनका निर्माण होता है। एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या को या तो क्या है, नहीं तो लिखिए दिए, अर्थात एक को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्याओं से अभाज्य गुना के क्रिया के द्वारा मिलकर बने होते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या को निर्मित इकाई बिल्डिंग ब्लॉक आज की सदन की जो चर्चा में जो सार निकल करके आया वह यही रहा कि प्राकृतिक संख्या को गुणनफल के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं। एक जो है प्राकृतिक संख्या न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, और बाकी प्राकृतिक संख्या तो भाज्य है तो अभाज्य है। इसका डिसीजन गुणनखंड के आधार पर होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर।
तीसरा यह बताया, समझा कि सभी प्राकृतिक संख्या या तो कोई ना कोई आभास संख्या है या तो आभास संख्याओं का वह गुणनफल है। अर्थात आभास संख्या को सभी प्राकृतिक संख्याओं के निर्मित इकाई के रूप में देखा, अर्थात उस प्रक्रिया में सभी प्राकृतिक संख्याओं को आभास संख्या से मिलकर के बनते हुए देखा जब उनके बीच में गुणा का क्रिया की जाती है ना। तो इस कारण आभास संख्या प्राकृतिक संख्याओं का निर्मित इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। फिर इसके बाद हुआ समस्या यह हुआ कि ठीक है, जो जितने भी भाज्य संख्याएं होंगे यह भाज्य संख्या किन किन आभास संख्याओं से मिलकर के बने होंगे, यह अगर हमारी समस्या होगा तब उसका उत्तर क्या होगा कि उस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। अर्थात किसी संख्या का गुणनखंड करते जाओ तब तक करते जाओ जब तक प्रत्येक गुणनखंड के रूप में आभास संख्या प्राप्त न हो जाए। तो गुणनखंड की वह जो अंतिम अवस्था होगा वही अवस्था उस संख्या का आभाज्य गुणनखंडन होगा। और आभाज्य गुणनखंडन के उपरांत हमें यह पता चल सकेगा कि वह भाज्य संख्या किन किन आभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करके प्राप्त किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज आपके साथ आभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा हुई, आभाज्य संख्याओं के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखा। अगली सदन में आभाज्य गुणनखंडन की उपयोगिता को हम समझेंगे MCF और LCM ज्ञात करने में। साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंडन की उपयोगिता विभाजन के क्रिया में भी देखी जाती है और बहुत सारी चीजों में। तो उसके जो महत्व है उसको हम महसूस कराएंगे क्रियाकलाप के द्वारा। तो आज सदन इन्हीं चर्चा के समाप्त होती है। फिर अगले सदन में हम इसी को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे।